हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का बैच चल रहा है हमारा। अब तक हमने छठी क्लास का विज्ञान स्टार्ट किया और छठी क्लास के विज्ञान के 4 चैप्टर कर लिए। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको चारों चैप्टर मिल जाएंगे। यदि इनसे रिलेटेड कोई आपका सुझाव है और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। आपको पता है कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। एनसीईआरटी यूपीएससी, एसएससी और एचएससी हर एक पेपर में पूछी जाती है। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी हर एक कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे सबके लिए जरूरी है, इसलिए हमने एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट किया। और हमने देखा कि यूट्यूब पर एनसीईआरटी की क्लासें मिलती नहीं है बच्चों को। मिलती है तो वो पेड कोर्स होते हैं या फिर पूरी क्लास नहीं मिलती। छठी से 12वीं तक की पूरी क्लास साइंस और सामाजिक की नहीं मिलती, इसलिए हमने ये बैच स्टार्ट किया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अगली वीडियो के लिए पूरे बैच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारी हर एक वीडियो 8 बजे सुबह आया करेगी, तो आप 8 बजे सुबह देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह है 5वां चैप्टर, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों को पृथक्करण का अर्थ है कि अलग कैसे करें। जैसे कि नमक से चीनी अलग कैसे करें, ये अलग अलग बताया गया। नमक से चीनी, रेत से चीनी, या फिर जो भी आपको अलग अलग करना है, छांटना है, तो वो कैसे कैसे करना है, इसमें कुछ विधियां दे रखी है चैप्टर में। उन विधियों को हम देखेंगे और ये विधियां आपके पेपरों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। और बाद में हम सारांश की पॉइंट भी कराएंगे, की पॉइंट को भी ध्यान से देखना। ठीक है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार में समझ में आ जाए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कर लीजिए, अपने चेहरे पर थोड़ा सा पानी मार के आइए या चेहरा अच्छी तरीके से धो लीजिए, ताकि आपको सुस्ती ना चढ़े, लेजीनेस ना आए, जिससे ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आए। पदार्थों का पृथक्करण। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब कि जैसे हम चाय बनाते हैं और चाय से चाय की पत्ती अलग करने के लिए छलनी का प्रयोग करते हैं, वो भी एक पदार्थों का पृथक्करण है। शस्य कतरन के समय अनाज की डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। ठीक है, कपास का ओटना हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। कदाचित आपने नमकीन, दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। यदि आपने कोई हरी मिर्च या कुछ भी मिर्च देखी उसमें, तो अपने पोहा, दलिया जो भी खाया है, तो उसमें मिर्च हम अलग कर देते हैं। ये भी एक पदार्थों का पृथक्करण है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपसे इसे प्रतीक मतलब अलग करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? अलग कर देंगे। उसमें टोकरी में क्या है कि आम है और अमरूद। आम अमरूद बड़े पदार्थ है, इसलिए हम अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी प्रत्येक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, हाँ बहुत ही आसान है ये, परंतु पृथक किए गए पदार्थों में आम अमरूद की तुलना में छोटे हों जो पदार्थ है, यदि छोटे हो, आम अमरूद ना हो, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। कि जैसे हम आम अमरूद को तो अलग कर देंगे, यदि हमें कहा जाए कि रेत से नमक अलग करो, तो हम अलग नहीं कर पाएंगे। ये एक नामुमकिन बात है, हाथ से बीन के नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ विधियां हैं जो आगे पढ़ेंगे हम। तो क्रियाकलाप एक में आपको क्या देगा कि सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण की कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य और अवयवों को पृथक करने के ढंगों के कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचनाएं अवस्थित हो गई हैं। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य या पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? मतलब सारणी 5.1 दी है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं? पहले में दिया गया पृथक्करण का प्रक्रम, मतलब किस प्रक्रम से अलग करते हैं। उसके बाद उद्देश्य क्या है, उसके बाद अवयव जो हमें मिलते हैं उनका क्या कर देते हैं। पहले प्रक्रम देख लेते हैं। चावलों से पत्थरों को पृथक करना। चावलों से पत्थरों को क्यों पृथक करते हैं? कि हमें एक उपयोगी पदार्थ मिल सके। उपयोगी पदार्थ इसमें क्या है? चावल। तो इससे कंकड़ बीन देंगे और कंकड़ बीन के एक साइड कर देंगे। ठीक है, दो बीन परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, इसका उद्देश्य ये है। और इसमें क्या है कि ठोस अवयवों को हम बाहर फेंक देते हैं। ठोस अवयवों में आपके चावल भी आते हैं, मगर आपको चावलों को नहीं फेंकना, इसमें कंकड़ को ही फेंकना है। इसमें कंकड़ की ही बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, यह एक प्रक्रम है। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, जैसे कि हमें मक्खन चाहिए तो हम लस्सी को अलग कर देंगे। ठीक है, छाछ को अलग कर देंगे, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं इसमें।
चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, इसका उद्देश्य ये है। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। दोनों अवयवों का कैसे उपयोग करते हैं? जैसे चाय की पत्तियों का हम एक खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं, और दूसरा हम हमारी चाय है उसे पी लेंगे। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को प्रतीक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी यह उपयोगी पदार्थ को भी प्रतीक करते हैं, जिससे हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके घर में आरओ लगा होगा, आरओ का काम क्या है कि वो पानी की अशुद्धियां निकाल देता है, ठीक है। वो भी तो एक प्रतीककरण है, वो भी तो एक अलग करना है किसी चीज पदार्थ को। यदि वो पदार्थ अलग ना हो तो क्या है कि आप के जो हानिकारक पदार्थ है आपके शरीर में चले जाएंगे और वो तरह तरह की बीमारियां करेंगे। प्रतीक किए गए पदार्थों के कणों का अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। मतलब कि अमाप जैसे कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, जैसे आम और नींबू, ठीक है। छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे चीनी और नमक हो सकते हैं। ये ठोस द्रव और गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का प्रतीक कैसे करते हैं जिसके गुणधर्मों में अधिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक, प्रतीकरण की 5.1 में प्रतीकरण की कुछ विधियां दे रखी है, तो विधियों को हम देखेंगे। अब हम पदार्थों के प्रतीकरण की कुछ साधारण विधियों को लेकर करेंगे। इसमें से कई विधियों का उपयोग आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। पहली विधि है हमारी हस्त चयन, मतलब हाथ से चुनना। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कच्चा में लाइए। अब अनाज को कागज की सीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण या अन्य खाद्य पदार्थ के कण हैं? अब अपने हाथ से पदार्थ के टुकड़े, भूसे और अन्य कणों को अलग कीजिए। हस्त चयन विधि, इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे को प्रतीक करने के लिए किया जाता है। तो ये हस्त चयन विधि है, मतलब हाथ से चुनना। जैसे कि हाथ से बीनना, घर में आपकी माता को देखा होगा जो गेहूं वगैरह से कंकड़ निकालती है। गेहूं में जो कंकड़ होते हैं, कंकड़ को तो हम खाते नहीं। जैसे कंकड़ को यदि हम ऐसे पिसवा लेंगे, आटा पिसवा लेंगे या आटा पीस लेंगे, तो आटा पीसने के बाद क्या होगा कि वो करकरापन आएगा। उस करकरेपन में मतलब कि थोड़ा सा रेत आ जाएगा, और रेत आने के बाद रोटी खाने में कोई मजा नहीं रहेगा और हमारे दांतों में से करकराहट होगी। और उस करकराहट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हस्त चयन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें ज्यादातर बड़े कणों के लिए किया जाता है। इसमें छोटे कण जैसे नमक में यदि आप चीनी या सूजी मिला दोगे तो वो अलग नहीं कर सकोगे, ठीक है। उसके लिए अलग विधियां। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों का प्रतीक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। ऐसे में क्या होता है कि जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां बहुत कम होती है। अशुद्धियां बहुत कम होती है। जैसे अशुद्धियां ज्यादा होगी तो और विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, छालनी वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा, चलना वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा। इस विधि में सिर्फ कम अशुद्धियों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है कि आपने खेतों में देखा होगा कि गेहूं जब अनाज कटता है, अनाज को भूसे से अलग करने के लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसको थ्रेसर कहते हैं। वही आपकी थ्रेसिंग है। अनाज से भूसे को अलग करने के लिए जो मशीन उपयोग की जाती है उसको थ्रेसर कहते हैं। उसके द्वारा की गई विधि को थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। ये पहले पशुओं के द्वारा, बैलों के द्वारा होता था, मगर अब ये मशीनों के द्वारा होने लगे हैं। अपने खेत व खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अनकण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर चिपके अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कृषक अनकणों की डंडियों को, इतने डालियों के गट्ठरों को, अनाज को कैसे प्रतीक करते हैं? आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अनकणों को उनकी डंडियों से कैसे प्रतीक किया जाता है? तो विधि होती है थ्रेसिंग। डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को प्रतीक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकणों से प्रतीक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अनकणों को डंडियों से प्रतीक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसे थ्रेसर कहते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि एक तो हस्त चयन विधि, जो अनाज से हम कंकड़ वगैरह निकालते हैं, वो हस्त चयन विधि। दूसरी विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग से क्या है कि अनाज के कणों से भूसे को अलग करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है, इसकी मुख्यतः 3-4 प्रकार है। जैसे हम हाथ से पीट के भी अलग कर सकते हैं अन्न को। हाथ से पीटा और वो अलग हो गया, उसको क्या करेंगे कि अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद बैलों के द्वारा भी ये किया जाता है। बैलों में जैसे मशीन लगा के उसके ऊपर बैल घुमाए अन्न के ऊपर, जिससे उसके पैरों के नीचे वो अच्छे तरीके से टूट जाएंगे और अन्न अलग हो जाएगा। उसके बाद तीसरी विधि है कि थ्रेसर होते हैं हमारे, थ्रेसर की सहायता से भी हम कर सकते हैं, जिसे थ्रेसिंग मशीन भी बोलते हैं। आगे हमारी निष्पावन विधि। क्रियाकलाप दे रखा है इन्होंने। क्रियाकलाप में क्या है कि सूखे रेत और बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों कणों के
अमाप समान है, मतलब कि जो उनका माप है छोटे बड़े हैं वो, या एक समान है वो। क्या हस्त चयन विधि द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? नहीं, इन अवयवों को पृथक हस्त चयन विधि द्वारा नहीं कर सकते। यदि रेत और बुरादा है लकड़ी का, तो हम उसे कैसे अलग करेंगे? उसको करेंगे निष्पादन विधि से। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े होकर मिश्रण को प्लेट में या समाचार पत्र में रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, अब दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं, क्योंकि रेत का जो द्रव्यमान होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए रेत पड़ जाएगा आपके पैरों के लगभग पास, और जो लकड़ी का बुरादा है वो थोड़ा सा दूर हवा में उड़ जाएगा। इस प्रकार हम रेत और लकड़ी के बुरादे को अलग कर लेंगे। ये आपकी निष्पादन विधि। आपने किसी किसान को देखा होगा, जैसे पहले थ्रेसिंग कर ली, थ्रेसिंग करने के बाद जो अवयव रह गए, जो भूसा रह गया, उसको क्या करेंगे, कंधे तक ले जाएंगे, वो बर्तन भरेंगे उसमें से और कंधे तक ले जाएंगे। कंधे तक ले जाके हवा का जिधर से रुख आ रहा है ना, उधर से उसको हल्के हल्के नीचे जमीन की तरफ छोड़ेंगे। जमीन की तरफ जब छोड़ते हैं ना, तो उसमें से एक्स्ट्रा पार्ट है जो भूसा है वो उड़ जाता है और अनाज अपना बच जाता है। इसको निष्पादन विधि बोलते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पादन विधि कहते हैं। निष्पादन का उपयोग पवनों या वायु के हल्के जोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग करके हल्के भूसों को भारी अनकड़ों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अनकड़ प्रतीक होकर निष्पादन प्लेटफार्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। ये आपकी निष्पादन विधि। निष्पादन विधि में मुख्यतः पवन का उपयोग होता है और इसको भारी और हल्के पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपकी चालन विधि। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, तब हम चालनी का उपयोग करते हैं, छलनी का उपयोग करते हैं। उसमें आटा डालते हैं। आटा डालने के बाद हाथों से थोड़ा हिलाते हैं। हाथों से हिलाने के बाद क्या होता है कि आपका आटा नीचे रह जाता है, नीचे चला जाता है और जो अशुद्धियां हैं ऊपर रह जाती है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया और भूसे जो निष्पादन थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह गए थे को दूर किया जाता है। जो निष्पादन और थ्रेसिंग में रह गई थी अशुद्धियां, जैसे कि छोटे छोटे कण भी रह जाते हैं, बड़े कण भी रह जाते हैं, उनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, फिर चालन विधि का उपयोग किया जाता है। आपने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवनों के निर्माण के स्थानों पर रेत से कंकड़ अथवा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाता देखा होगा। कि जब आपका घर बना होगा या कोई इमारत बनती देखी होगी आपने, उसमें क्या है कि बाहर एक बड़ा सा झरना छलना टिका होता है या चालना टिका होता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से रेत डाल देते हैं और रेत डालने के बाद रेत नीचे निकल जाता है। थोड़ा सा हिलाते हैं तो उसको रेत नीचे निकल जाता है और अशुद्धियां ऊपर आ जाती है। उसमें अशुद्धियां क्या है कि पत्थर वगैरह जो मोटे पत्थर है उनको अलग करने के लिए। ये देखिए, ये जो चित्र है, इस चित्र में दिखा रखे हैं कैसे वो अलग करते हैं। ये चालन विधि है। आगे हमारी तीन विधियां आ गई, अवसादन, निस्तारण और निश्चेदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल और तथा दाल में धूल, मिट्टी और हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों कैसे पृथक करते हैं? इसको क्या करते हैं कि पानी में धोया जाता है। पानी में धोने के बाद क्या होता है कि उसकी जो मिट्टी है वो ऊपर निकल जाती है और चावल दाल नीचे बैठ जाते हैं, जिससे वो धुल के शुद्ध हो जाते हैं और अशुद्धियां ऊपर रह जाती है। प्राय खाना पकाने से पहले चावल और दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उस पर चिपकी अशुद्धियां जैसे कि मिट्टी और धूल कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है, जिससे थोड़ा मटमैला हो जाता है जल। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या दूध? क्यों? क्या आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर बाहरी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को इलाए बिना इलाए मिट्टी सहित उडोलित करने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। देखिए, अवसादन और निस्तारण की आपकी जो प्रक्रिया थी इसी में आ गई। निस्तारण और अवसादन क्या है? अवसादन क्या है कि जैसे कि आप चावल या दाल धोएंगे, जिसमें चावल नीचे बैठ जाएंगे या दाल नीचे बैठ जाएगी और धुल कर ऊपर रह जाएगी, उसको बोलते हैं अवसादन। वो ऊपर हमें मिट्टी रखनी।
ऊपर हमारी मिट्टी आ गई, मिट्टी के धूल कण आ गया और भी अशुद्धियां आ गई जो अलग थी। उसके बाद जब वो जल को उतारा जाता है उसके ऊपर से उड़ेला जाता है बिना हिलाए, हिलाना नहीं है आपको, बिना हिलाए जब उड़ेला जाता है तो उसको कहते हैं निस्तारण, मतलब कि जल को उतार दिया, इसको निस्तारण विधि कहते हैं। आतन और निस्तारण एक ही चीज के भाग है, एक ही विधि के भाग है, जिसमें से हल्के पदार्थों को, हल्के चिपके पदार्थों को चावल या दाल या किसी भी चीज से अलग किया जाता है, जो हम हस्तचयन और निस्तारण विधि से अलग नहीं करते। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनके अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि से प्रतीक किया जाता है। यही सिद्धांत ऐसे ऐसे द्रवों के मिश्रणों को प्रतीक करने के लिए उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल और जल को उनके मिश्रण से इसी विधि से प्रतीक किया जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका उपयोग, इस विधि का उपयोग मुख्यतः उनके लिए किया जाता है जिसका द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे कि तेल और पानी का द्रव्यमान अलग अलग हो गया, इसमें क्या होगा कि जब तेल में पानी डला होगा तो तेल ऊपर तैरेगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। पानी का द्रव्यमान ज्यादा है और तेल का द्रव्यमान कम है। हम क्या करेंगे कि अवसादन विधि से उसको तेल को ऊपर से उतार लेंगे, अवसादन और निस्तारण विधि से, ठीक है। इन विधियों से उनको अलग किया जाता है। जो पेट्रोलियम से डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल निकाला जाता है, इसी विधि से निकाला जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि कुछ भारी तत्व होते हैं, कुछ हल्के तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल उनके मिश्रण से इसी विधि से प्रतीक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसको निस्तारण विधि से प्रतीक किया जाता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियों को प्रतीक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण विधि अपनाइए। निस्तारण विधि से तो नहीं होगा, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? हाँ मिलती हैं, जरूर मिलती है। निस्तारण से उतारोगे तो कितना उतार लोगे? पूरा नहीं उतार पाओगे। इसलिए क्या होगा कि जब चाय निस्तारण से क्या है कि चाय को आप अलग करने की कोशिश करोगे पत्तियों से तो पूरी तरह से नहीं होगी। अब चाय को एक छन्नी में डाल लीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं, जिसको फिल्टर करना भी कहते हैं, फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ है ऊपर रह जाता है और जो बाकी बचा पदार्थ है वो हमारा नीचे बैठ जाता है, ठीक है, छलनी में को लेकर के नीचे बैठ जाता है। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियों को प्रतीक करने के लिए निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? निस्यंदन विधि अच्छी है, फिल्ट्रेशन विधि अच्छी है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी तालाबों में गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों और नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकित हो सकता है। पंकित मतलब आपको मिट्टी वगैरह मिल सकती है, विशेषतः बरसात के बाद। बरसात के बाद आपने देखा होगा कि जो आपके तालाब होते हैं, तालाबों का पानी गंदा हो जाता है, उसमें मिट्टी, धूल कण और धूल मिल जाती है, जिससे उसका रंग भी बदल जाता है। इसको फिल्ट्रेशन विधि से ही अलग कर सकते हैं। आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। देखिए इस क्रियाकलाप में ये समझा गया। तालाब या नदी का पंकित जल लीजिए, यदि यह न मिल सके तो एक गिलास के जल में थोड़ी मिट्टी मिला लीजिए, इसे आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। जल का सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण कीजिए और अपने प्रशिक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? ये अवसाधन के कारण हुआ, ठीक है, अवसाधन विधि के कारण हुआ, क्योंकि मिट्टी भारी थी और जल थोड़ा रखा था, इसलिए वो तली में बैठ गई। इस परिश्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास से थोड़ा थोड़ा तिरछा कीजिए, गिलास को थोड़ा थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस परिश्रम को क्या कहेंगे? इसको निस्तारण विधि कहेंगे। क्या दूसरे गिलास में जल अब भी पंकित अथवा भूरे रंग का? हाँ, थोड़ा भूरे रंग का मिलेगा। अब इसको निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छलनी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल के निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तार के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जाता है। आपने फिल्टर पेपर सुना होगा, फिल्टर पेपर से भी ये काम किया जा सकता है। यदि जल अब भी पंकित है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित किया जा सकता है, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पेपर तो आपने देखा होगा। फिल्टर पेपर में क्या होते हैं कि चाय की छलनी से, कपड़े से भी हल्के हल्के छिद्र होते हैं, जिसमें अशुद्धियां ऊपर रह जाती हैं और नीचे से साफ जल आपको मिलता है। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर की
में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण में ठोस कण इसके छिद्रों से होकर नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्थर पर ही रह जाते हैं। वो मैंने पहले ही बताया था। साधारणतः फलों और सब्जियों के रस को पीने से पहले उसके बीजों और ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है। आपने पनीर देखा होगा, पनीर में क्या होता है कि निस्यंदन विधि का उपयोग होता है। कपड़े में ऊपर पनीर रह जाता है और नीचे पानी उसका निकल जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर के इस मिश्रण को कपड़े या छलनी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। उसके बाद वाष्पन विधि आ गई। ठीक है, आपने अब तक क्या देखा? आपने अब तक देखा निष्पावन विधि, हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग, निष्पावन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ठीक, ये आपने सारी याद कर लेनी है। यदि आपको सही से समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद वाष्पन। वाष्पन में क्या है कि वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है कि आपका, जैसे कि अशुद्धियां निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम जल को उबाल लेते हैं, उसकी भाप को इकट्ठा कर लेते हैं, वही आपका वाष्पन है। बाद वाष्पन। वाष्पन बीकर में कुछ गर्म जल कीजिए, जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है या अदृश्य हो जाता है? अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक मिलाइए और अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? डोलित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल के बड़े बीकर को गर्म कीजिए और जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? बीकर में नमक बचता है। ठीक है, वाष्पन विधि से क्या करते हैं कि हम पहले एक बीकर लेते हैं, बीकर में जल लेते हैं, जल लेने के बाद उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है कि भाप के रूप में सारा जल उड़ जाता है। यदि हम उसमें नमक मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जैसे गर्म करेंगे तो भाप बढ़ के जल तो उड़ जाएगा मगर नमक वहीं रह जाएगा। इसी तरीके से इसी वाष्पन विधि से नमक को प्राप्त किया जाता है। इस क्रियाकलाप में हमें मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। मतलब वाष्पन, वेपराइजेशन क्या है कि जल से वाष्प बन जाए, जल से भाप बनना ही वाष्पन है। जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे आपके बादल क्यों बनते हैं? बादल इसलिए बनते हैं क्योंकि वेपर उड़ता रहता है, वेपर उड़ के प्रदूषण कणों में मिलकर बादल बना लेते हैं। इसलिए वाष्पन की प्रक्रिया बहुत जरूरी है हमारी पृथ्वी के लिए, क्योंकि बारिश तभी होगी। यदि वाष्पन की प्रक्रिया रुक गई तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है जिसको NaCl, सोडियम क्लोराइड साइंस की भाषा में बोला जाता है। जब समुद्र के जल के बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारे घर में नमक कैसे आता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग करना। हमने पदार्थों को पृथक करने के लिए कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए केवल एक ही विधि का उपयोग करना पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। रेत और नमक का मिश्रण कीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? आश्चर्य से तो कर नहीं सकते, निष्पावन से तो कर नहीं सकते क्योंकि लगभग इनका द्रव्यमान सेम होता है। निस्तारण से नहीं कर सकते, ना हम अवसादन से, एक विधि से नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि एक विधि से नहीं कर सकते, हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करेंगे और इसी क्रियाकलाप में यही समझाया गया है। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक करने के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। मतलब आप नमक और रेत को अलग करेंगे तो आपके लोग हंसेंगे। मतलब ये व्यवहारिक नहीं है। ये नहीं है कि आप नहीं मैं तो कर दूंगा, अलग अलग करूंगा, टाइम कितना लग जाएगा, पहली बात तो होगा ही नहीं। यदि होगा थोड़े बड़े होंगे, आपने करोगे भी तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा थोड़ा सा नमक अलग करने के लिए। इस मिश्रण को बीकर में रखिए, इसमें कुछ जल मिलाइए, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। आप क्या देखते हैं कि रेत बीकर की सड़ी में बैठ गया है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं जल का वही नमक है जो प्रारंभ में मिश्रण में था? मतलब हम क्या करेंगे कि रेत और नमक जो मिल रहा है उसको पानी में मिला देंगे। पानी में मिलाने के बाद क्या होगा कि जो नमक है विडोलित करेंगे थोड़ी देर। विडोलित मतलब चम्मच से हिलाएंगे। चम्मच से हिलाने के बाद क्या हो जाएगा कि जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा और नमक है जो पानी में घुल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि निस्तारण विधि से, अवसादन विधि का यहाँ प्रयोग हुआ, ठीक है। उसके बाद निस्तारण विधि से क्या करेंगे? निस्तारण विधि से ऊपर का जल उतार लेंगे। ऊपर का जल उतारेंगे तो नमक से मिला हुआ जल होगा। अब इस विस्तारित द्रव से नमक और जल को पृथक करना है। इस द्रव को इस केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए।
क्या आप केतली की टोंटी पर भाप निकलती देखते हैं? हाँ, भाप तो जरूर निकलेगी। जैसे कि हमने क्या किया कि उस जल को लिया, नमक वाले जल को लिया, केतली में भर के रख दिया, केतली में भर के गर्म करना रख दिया, थोड़ी देर बाद भाप निकलेगी उसके जो पाइप है। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो, प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो चित्र में ये दिखाया गया कि ऊपर बर्फ रख रखी है, नीचे केतली से भाप निकल रही है, और क्या होगा कि ऊपर बर्फ रखने की वजह से भाप ठंडी हो जाएगी, भाप ठंडी होकर बीकर में जल आ जाएगा। केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट से संपर्क में आती है, संघनित होकर द्रव बन जाती है। देखो आपने दो यहाँ शब्द पढ़ लिए, एक तो वाष्पन और एक संघनन। वाष्पन क्या होता है कि जल से भाप बनना वाष्पन होता है, और वाष्प से वापिस जल बनना, भाप से वापिस जल बनना संघनन कहलाता है। संघनन मतलब पास पास आ जाना, कहना जल के कण पास पास आ जाना। भाप में क्या होता है कि दूर, जैसे गैस के कण दूर होते हैं और द्रव के कण पास होते हैं। इसमें वाष्पन क्या हो गया कि जल से भाप बनना वाष्पन, और भाप से वापिस जल बनना संघनन है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना जाता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदे देखी हैं? हाँ जरूर देखी है। आपने दूध उबलता देखा हो तो उसके ऊपर प्लेट रखी है ना, उसके ऊपर प्लेट पे क्या हो जाती है कि जल की कुछ बूंदे जमा हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ऊपर का तापमान थोड़ा सा कम होता है और नीचे का तापमान ज्यादा उबलता है, इस कारण से वो ऊपर आके ठंडी हो जाती है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत और जल के निस्तारण, इंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक प्रतीक कर लिया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैक्स को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर वह पुनः क्रियाकलाप में सुधारी हुई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, परंतु उसने पाया कि वह तो लिए गए नमक के थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाती है। इसमें क्या त्रुटि रहेगी? त्रुटि ये रहेगी कि नमक की हम एक निश्चित मात्रा ही जल में मिला सकते हैं। 1 लीटर में 35 ग्राम नमक मिला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं मिला सकते। उससे ऊपर मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गर्म करना पड़ेगा जल को, या फिर जल ज्यादा लेना पड़ेगा। उसको अलग करने के लिए पहले ने क्या किया कि 1 लीटर जल लिया हुआ, 1 लीटर उसमें नमक और रेत मिला दिया, 1 किलोग्राम नमक और रेत मिला दिया। तो उसके बाद क्या होगा कि वो नमक पूरा घुल ही नहीं पाएगा उसमें। यदि नमक पूरा घुल नहीं पाएगा उसमें तो नमक और रेत अलग नहीं होगा। क्या जल किसी पदार्थ कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जल मतलब 1 लीटर जल में 1 किलो आप नमक मिलाओगे तो वो नहीं घुलेगा। ये इसमें यही बता रखा है। देखिए हम देखते हैं अध्याय 4 में हमने देखा कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलीन बन जाते हैं, तब हम इन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर इस पदार्थ की मात्रा नियंत्रण बनाते हैं तो क्या होगा? एक समय के बाद क्या हो जाएगा कि वो उसमें घुलना बंद कर देगा। जैसे हम चीनी भी मिलाएंगे, नमक की जगह चीनी भी मिलाएंगे जल में, तो मिलाते रहेंगे। एक समय के बाद क्या होगा, जब उसकी संतृप्त विलयन बन जाएगा, वो ये आगे पढ़ेंगे हम, लगभग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। संतृप्त विलयन जब बन जाएगा तो उसके बाद वो चीनी या नमक उसमें मिलना अट जाएगा। ठीक है, इस कार्य के लिए आपको एक क्रियाकलाप देखेंगे हम। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर और एक गिलास, एक चम्मच, एक नमक और जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेजिए, 1 चम्मच नमक उसमें डालकर विडोलित कीजिए जब तक पूरी तरह न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच डालिए और बली बाल्टी विडोलित कीजिए। इस प्रकार 1 चम्मच करके नमक मिलाने और विडोलित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं? कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन बन गया। संतृप्त मतलब इससे ज्यादा इसको नमक नहीं चाहिए। यहाँ एक संकेत है जो बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ होगा जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही मैंने बताया था कि कुछ नमक, कुछ या बहुत सारा नमक रेत के साथ ही रह गया, बाकी नमक, थोड़ा बहुत नमक जल में मिल गया जिस तरह वो मिल सकता था। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या को हल कर सकते थे। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलकर पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपयोग से जल की उसी मात्रा को संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से ही अधिक नमक घोला जा सकता है? हाँ, घोला जा सकता है। यदि हम जल को गर्म कर देंगे तो अधिक नमक घोल जाएगा। वो भी आगे हम पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मगर इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं।
बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें तब तक जल मिलाइए जब तक इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन की में कम मात्रा में नमक मिलाइए और गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? हाँ जी। यदि हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या होगा कि ये संतृप्त तो होगा, संतृप्त होने के बाद इसके कण थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें नमक घोला जा सकता है और अधिक नमक घोला जा सकता है। यदि ये पुनः ठंडा होगा, पुनः ठंडा होने के बाद क्या होगा कि नमक अलग हो जाएगा अपना से। इस गर्म विलयन को ठंडा कीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता है? इस क्रियाकलाप से हमें सोचता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए जानते हैं। हाँ, इसमें देखना है कि नमक और चीनी समान समान घुलते हैं। जैसे नमक 35% 35 ग्राम घुलता है, तो चीनी भी 35 ग्राम घुलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग मात्रा घुलती है। इस क्रियाकलाप में हम वही देखेंगे। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए, तब तक विडोलित कीजिए जब तक यह घुल न जाए। 1-1 चम्मच करके नमक की मात्रा विलयन को संतृप्त ओट तक डालते जाइए। ठीक है, नमक की चमचों की संख्या जो गोली है उसको सारणी 5.2 में लिखिए, मतलब नमक और चीनी की सारणी 5.2 में लिखनी है। इस क्रियाकलाप को चीनी के साथ भी दोहराइए, मतलब आपको 2 गिलास लेने हैं, उनमें आधा आधा कप पानी उड़ेलना है। पानी उड़ेलने के बाद क्या करना है कि एक में नमक आपको मिलाना है, नमक की चम्मच गिननी है, गिनती करनी है और सारणी में लिखना है। सारणी में लिखेंगे नहीं, वैसे बता रहा हूँ, मतलब कि आपको नमक घोलते जाना है। देखेंगे कितने, जैसे नमक वाले में आपकी 4 चम्मच गुली और चीनी वाले में आपकी 3 चम्मच गुली, 5 चम्मच गुली, ये आपको इसमें लिखना है। आपको इसके जल के विलयन को अन्य पदार्थों के साथ भी दोहरा सकते हैं। अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, जैसे रेत भी हो सकता है, रेत में जो भी घुल सके उसमें नींबू का रस, मतलब कि जो भी ठोस पदार्थ है। सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों को भिन्न मात्रा में घोलता है? हाँ जी, घोलता है। जल चीनी को अलग घोलेगा, चीनी की क्या पता 3.5 आपकी चम्मच डले या 4 चम्मच डले, 5 चम्मच डले, और नमक की क्या पता आपकी 4 डले, 6 डले, 7 डले, कुछ भी हो सकता है जिससे संतृप्त हो जाए। संतृप्त अलग अलग पदार्थों को अलग अलग काम करता है। हमें पदार्थों को प्रतीक करने की कुछ विधियों के बारे में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत प्रतीकरण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुले तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन मैंने पहले बता दिया था आपको। अब पढ़ेंगे हम प्रमुख शब्द। ठीक है, प्रमुख शब्द पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारे रिवीजन हो जाता है इससे। जो हमारे अध्याय में शब्द आए हैं, कुछ शब्द यहाँ दे रखे हैं, तो उससे हमारा क्या हो जाता है कि रिवीजन हो जाता है। पहला हमारा मंथन। मंथन क्या करते हैं कि दही या दूध को मंथ के जब मक्खन निकालते हैं तो उसको मंथन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया संघनन। संघनन जो भाप से वापिस जल में परिवर्तित हो, भाप का वापिस जल में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। उसके बाद निस्तारण। निस्तारण इकट्ठी 2 विधियां होते हैं जिसमें हम चावल या दाल पे लगी दूध को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे कि चावल या दाल पे दूध लगी है, उसको जल में भिगो देंगे या जल में धो लेंगे। धोने के बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसमें क्या है कि दूध कण जल में मिल जाएंगे। दूध जब जल में मिल जाएंगे उसको कहते हैं अवसादन। नीचे चावल का बैठ जाना या दाल का बैठ जाना अवसादी कहलाता है। और विस्तारण क्या कहलाता है? विस्तारण वो ऊपर के जल को उतार देना और शरीर को उतार देना, उसको कहते हैं विस्तार। उसके बाद वाष्पन, जल का भाप में बदलना वाष्पन कहलाता है। निस्संदन, निस्संदन इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेशन। जिसको ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ से अलग करने के लिए निस्संदन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि बड़ी अशुद्धियों को या ठोस पदार्थों को द्रव पदार्थ से अलग करने के लिए निस्संदन विधि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हस्तचयन। हस्तचयन से आपको नाम से पता लग रहा है, हाथ से चुनना। बड़े कंकड़ों को अनाज से अलग करने की विधि को हस्तचयन कहते हैं। हस्तचयन विधि किसी में भी उपयोग हो सकती है, जो हाथ से चुन के अशुद्धियों को अलग करना ही हस्तचयन है। उसके बाद संतृप्त विलयन हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा न घोली जाती है। जिस विलयन में और अधिक विलेय की मात्रा न घोली जा सके उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। अवसादन की विधि जिसमें ठोस पदार्थ तली में बैठ जाए उसको अवसादन कहते हैं। चालन। चालन जैसे कि हम आटे से अशुद्धियों को निकालते हैं छलनी की मदद से, उसे चालन कहते हैं। उसके बाद विलयन। विलयन क्या हो गया कि किसी द्रव में ठोस को घोलना या द्रव में द्रव को घोलना, विलयन कहलाता है। 2 पदार्थों का आपस में मिश्रण ही विलयन कहलाता है। उसके बाद थ्रेसिंग, अनाज को भूसे से अलग करना, जिसको
किसान करते हैं उसको थ्रेसिंग कहते हैं। निष्पावन वायु या पवन की सहायता से अनाज से हल्के भूसे को अलग करना ही निष्पावन कहलाता है, जिसमें क्या है कि हल्का भूसा उठ जाता है, अनाज नीचे रह जाता है। इसमें कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। की पॉइंट क्या है कि हमारे सारे चैप्टर का सारांश है, सारे चैप्टर के बारे में ये बताता है कि चैप्टर में क्या क्या है। इससे हमारा दोबारा एक रिवीजन हो जाएगा। सारांश: हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्चंजन मिश्रणों में उनके अवयवों के प्रतीक करने की कुछ विधियां हैं। ठीक है, आपने सारी विधियों का पढ़ लिया। पहला हस्तचयन, हाथ से अलग करना विधियों को। निष्पावन, जिसमें कि पवन की सहायता से अड़ के भूसे को अनाज से अलग करना। चालन, छलनी की मदद से आटे को और अशुद्धियों को अलग करना, या किसी भी चीज को छलनी की मदद से अलग करना। बड़ी अशुद्धियों को छोटी उपयोगी चीजों, या छोटी अशुद्धियों को बड़ी उपयोगी चीजों से अलग करना। अवसादन, जिसमें तली में बैठ जाए, कोई बाहरी चीज तली में बैठ जाए उसको अवसादन कहते हैं। मतलब बाहरी और हल्की चीजों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निस्तारण, अवसादन विधि के बाद जो विधि अपनाई जाती है, खासकर की जो चावल और दाल का उदाहरण दिया था उसको निस्तारण कहते हैं। और निस्जन क्या होता है कि जिसमें फिल्ट्रेशन को निस्जन कहते हैं। फिल्टर पेपर क्या होता है कि जिसमें छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें बड़ी अशुद्धियां ऊपर रह जाती है। अनाज से भूसे और पत्थरों को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, पहले पढ़ लिया था। भूसा और अनाज के बारीक कणों के बीजों से निष्पादन विधि द्वारा प्रतीक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों के अमाप अंतर को का उपयोग चालन और निस्जन प्रक्रियाओं द्वारा प्रतीक किया जाता है। मतलब ये पहले आपने सारा पढ़ लिया था। इसमें क्या है कि देखो, पहला है अनाज से भूसे और पत्थरों को अलग करने के लिए हस्तचयन। भूसे से हल्के भूसे से, मतलब अनाज से हल्के भूसे को अलग करने के लिए निष्पादन विधि। अच्छा, किसी मिश्रण के कण अलग अलग हैं, उनको चालन या फिर निस्जन विधि से अलग अलग किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कणों को तली में बैठ जाना जाते हैं और निस्तारण विधि से इनको प्रतीक किया जाता है। नीचे बैठ जाना अवसादन हो गया और निस्तारण से इसको अलग किया जाता है। इसके बाद द्रव तथा उसमें अवलेय पदार्थों के अवयवों को निस्जन विधि का उपयोग करके प्रतीक किया जाता है, जैसे चाय से चाय की पत्ती अलग करना। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन मैंने पहले बता दिया था। वाष्पन और संघनन दो प्रक्रियाएं हैं, जिसमें क्या होता है कि जल से भाप बनना वाष्पन और भाप से वापस जल बनना संघनन। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे नमक को घोलते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा उसके बाद नमक नहीं घोलेगा तो वो संतृप्त विलयन बन गया। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ मिलाया जा सकता है। हाँ, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हम जल को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद क्या नमक की मात्रा और घोल सकते हैं या नहीं? हाँ, घोल सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हम थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राओं में घोलता है। जल क्या करता है कि जो उसमें विलेय पदार्थ है अलग अलग मात्राओं में घोल सकता है। चीनी को अलग मात्रा में घोल सकता है, अलग मात्रा में जाकर संतृप्त होएगा, और नमक की अलग मात्रा पे जाके संतृप्त होएगा। ये उनके गुण निकालने होता है। ये था जी आपका 5वां चैप्टर, 5वां अध्याय 6ठी क्लास की साइंस का। इसमें हमने कई विधियों को सीखा, प्रतीकरण की विधियां थी, इसमें कई विधियों को सीखा। मुझे जहां तक लगता है कि आपको समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। कई बार प्रश्न इस चैप्टर में खासकर आए हैं और एनसीईआरटी के पीछे जाते हैं। यदि इसके बाद भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे ये वीडियो गुम ना हो, आपसे प्लेलिस्ट गुम ना हो, आपसे ये बैच गुम ना हो। और साथ ही साथ इसे उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और जिसको एनसीईआरटी का बैच नहीं मिल रहा है या पेड बैच लेगा तो फ्री में बैच दे रहे हैं हम, तो जल्दी जल्दी उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।